एक्सरसाइज 1.4 में हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उनके हिसाब से पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो मुताल्लिक है पोलर फॉर्म के। इसमें हम a प्लस अयोटा b को और कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिख सकते हैं, और यूलर फार्मूला के मुताबिक ये वाली वैल्यू e पावर अयोटा थीटा के बराबर भी लिखी जा सकती है। तो इसमें हम जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं तो आर कॉस थीटा की वैल्यू ए के बराबर और आर साइन थीटा की वैल्यू ये हमारे पास बी के बराबर होती है। अब इसमें जो कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू का जो हमारे पास वैल्यू बनती है, यानी कि ए बाय आर और बी बाय आर, डिपेंड करता है कि ए और बी कहाँ पे लाई करें। अगर ए और बी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं तो दोनों पॉजिटिव होंगे। अगर ए नेगेटिव है, बी पॉजिटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ए नेगेटिव है, बी नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट में, और अगर ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें अंदाज़ा होता है कि इसके साथ जो है वो कौन सा साइन जो है वो लगा हुआ है। SACT का फार्मूला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और उसका जो रेसिप्रोकल है यानी कि 90 to 180 साइन, और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव 180 to 270। अब बात यह है कि जो हमारे पास पोलर फॉर्म है उसकी एक रेंज है -π टू +π, यानी कि -180 से लेके +180 की रेंज तक का। तो हम इसके हिसाब से जब सेकंड क्वाड्रेंट में अपने एंगल को रखना चाहते हैं तो 180 माइनस थीटा का फार्मूला है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम उसको रखना चाहते हैं तो माइनस थीटा का फार्मूला है, और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम उसको रखना चाहते हैं तो थीटा माइनस 180 का जो हमारे पास फार्मूला है उसके मुताबिक, ताकि हमारा जो आंसर है वो -180 टू +180 की रेंज में है। तो जिस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा एंगल होगा उसको हम फिर इन फार्मूलों के हिसाब से, यानी कि थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस 180, और फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से वैल्यूज़ हैं। इसके अलावा चूँकि हमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ लगानी होती हैं तो एक बात तो ये है कि हमें जो टेबल है थीटा के हिसाब से कि 0, 30, 45, 60 और 90 इनके जो बेसिक एंगल्स हैं इनके लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू और कॉस थीटा की वैल्यू वगैरह जो है वो पता होनी चाहिए। तो साइन, कॉस और टेंजेंट। तो साइन ऑफ 0 0 होता है, साइन ऑफ 30 होता है 1/2 होता है, साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन ऑफ 90 जो होता है वो 1 होता है। कॉस थीटा जो है वो साइन ऑफ कॉस ऑफ 0 1, और अब इस वैल्यू को उल्टा करते जाएँ √3/2, ये 1/√2 ही होता है, और साइन 60 की वैल्यू 1/2 और साइन 90 की वैल्यू 0। टेंजेंट की वैल्यू फाइंड करने की खातिर साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू पर डिवाइड करेंगे तो 0 / 1 0, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1/√3, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो 1, तो tan 45 1 के बराबर होता है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो √3 और 1/0 इज़ इन्फिनिटी। तो ये हमारे पास जो मशहूर एंगल्स हैं उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू है। लेकिन आसान बात यह है कि हम कैलकुलेटर के ज़रिए से इन वैल्यूज़ को निकालें। जो क्वाड्रेंट एंगल्स होते हैं 0 हो गया, 90 हो गया, 270 वगैरह, उनकी वैल्यू तो कैलकुलेटर हमको डायरेक्ट देता है। लेकिन अगर हम याद रखें कि 0.86 √3 के बराबर है, 0.5 1/2 के बराबर है, और 0.7 1/√2 के बराबर है, तो आसानी से ये सारी वैल्यूज़ हैं वो हम लिख सकते हैं। और कई कैलकुलेटर जो हैं वो साइन 30 की डायरेक्ट ये वाली वैल्यू भी हमको देंगे। लेकिन अगर वो डेसिमल में भी आंसर देते हैं तो हम अगर इन 3 वैल्यूज़ को याद रखें तो हम अपने आंसर जो हैं वो आसानी से लिख सकते हैं। तो साइन, कॉस और टेंजेंट की इन स्पेशल एंगल्स की, वो एंगल जो कि 15 के टेबल में आते हैं, उनकी वैल्यूज़ को फाइंड किया जा सकता है। और अगर कोई एंगल जो है वो हमारे पास
नहीं आ रहा 15 के टेबल में, तो फिर हम डायरेक्ट कैलकुलेटर के ज़रिए से उसका जो साइन या काज की वैल्यू बनती है, या थीटा निकालना हो तो साइन इन्वर्स या काज इन्वर्स निकाल के उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये कुछ बुनियादी बातें हैं जो कि हमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। तो क्वेश्चन 1 का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसके अलावा जो एक अहम बात है वो ये है कि थीटा की वैल्यू जो है वो हमारा प्रिंसिपल एंगल होता है, और आर्गूमेंट ऑफ z जो है वो जो हम निकालते हैं तो वो अपने इन फार्मूलों के हिसाब से फाइंड करेंगे। वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब, अगर दोनों पॉजिटिव हैं हमारे पास ए और बी, तो फिर तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, और अगर वो ए और बी का साइन डिफरेंट है तो फिर जिस क्वाड्रेंट के हिसाब से है उस क्वाड्रेंट में, यानी कि उसकी रेंज जो है वो -180 टू +180 के दरमियान में लाने की खातिर जब हम उसको मुख्तलिफ़ क्वाड्रेंट्स में शिफ्ट करते हैं तो फिर ये वाली वैल्यू आर्गूमेंट ऑफ z कहलाती है। थीटा जो है वो प्रिंसिपल एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का, उसका साइन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, प्लस हो या माइनस हो, प्रिंसिपल एंगल हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉजिटिव होगा। लेकिन जो जो आर्गूमेंट ऑफ z है वो सेकंड क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, और फिर उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में शिफ्ट करने के लिए हमने ये जो स्कीम बनाई है इसके मुताबिक हम उसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको जो पोलर फॉर्म में क्वेश्चन फॉर्मेट गिवन है उनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करके और वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना या वैल्यूज़ को डिवाइड करना, ये हमने पीछे के एक्सरसाइजेस में सीखा हुआ है। तो डिवाइड करने की सूरत में कॉन्जुगेट की डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करने की सूरत में जो हमारा प्रोसेस है कि पहले रियल को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर इमेजिनरी को दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और उस मेथड से इसको किया जा सकता है। लेकिन बुनियादी बात वही है कि पहले जो पोलर फॉर्म है उसको कन्वर्ट किया जाए रेक्टेंगुलर फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास जो दो बुनियादी फार्मूले हैं उनमें एक तो है z1 z2 इज इक्वल टू z1 मॉडुलस z2 मॉडुलस, और ये अब डिपेंड करता है कि जितनी तादाद ज़्यादा होगी, अगर zn है तो हर एक का अलग-अलग मॉडुलस। फर्स्ट पार्ट में हम ये फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है, और सेकंड पार्ट में हमारे पास जो फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है वो है कि z1 और z2 अप टू zn ये z के बराबर है, तो आर्गूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ z2 अप टू आर्गूमेंट ऑफ zn जो है इज इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ z। और ये बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह लॉग का हमारे पास फार्मूला है कि लॉग ऑफ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ z1 प्लस लॉग ऑफ z2। तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई जो है उसको जब हम इसका आर्गूमेंट लेंगे, आर्गूमेंट अप्लाई करेंगे, तो फिर ये मल्टीप्लाई जो है ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर उसकी मदद से हम फार्मूला को तरतीब देकर और जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो ये दो फार्मूले जो हैं ये क्वेश्चन 3 के लिए हमारे जहनों में क्लियर होने चाहिए।